नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। राजनीति के चरित्र के 3 स्थायी भाव होते हैं। पहला ये कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, दूसरा ये कि यहाँ कोई रिवाज नहीं चलता, और तीसरा यहाँ रिश्तों में भरोसा महज एक भ्रम है। कुर्सी का कोबरा संबंध की सांसें बंद कर देता है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, उनके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि कैसे सत्ता की कसौटी पर संबंध और विश्वास की बलि चढ़ती रही है। ये तस्वीर सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की है। ये ठीक है कि सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन बाद में रिश्ते इतने खराब हो गए कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में ले जाने की इजाजत नहीं दी गई। और यह है दूसरी तस्वीर। इसमें आपको लालू प्रसाद यादव और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा नजर आ रहे होंगे। देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने में लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी भूमिका थी। वे उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जनता दल के अध्यक्ष भी थे। लेकिन बाद में एक रोज उसी देवेगौड़ा को लालू ने कहा कि मैंने आपको प्रधानमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सवाल यह है कि देवेगौड़ा ने ऐसा क्या कर दिया कि लालू का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। अब जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, वे देश के लोकनायक जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। मोरारजी को प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ जयप्रकाश नारायण का ही था। लेकिन जब जेपी बीमार चल रहे थे तो उसी मोरारजी ने क्या कहा था, अगर आपको हम सुना दें तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन दोनों तस्वीरों को भी आप पहचानते ही होंगे। सोनिया गांधी और एनसीपी नेता शरद पवार दिख रहे हैं। एक वक्त था जब पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ दी और एनसीपी बना ली। कांग्रेस से अलग होने के 1 साल बाद ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ साझा सरकार में पवार आ गए और फिर केंद्र में भी मंत्री बने रहे। ये रिश्ता है राजनीति का। ये तस्वीरें पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की हैं। देश के यही 2 ऐसे नेता हैं जिनको हाथ में प्रधानमंत्री पद थमाया गया और दोनों ने ना कह दी। देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन वीपी सिंह ने क्या किया, ये जानना बहुत जरूरी है। वक्त है कि हम इसको भी जानें और जानेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस को अपना गुरु मानते रहे, लेकिन उसी जॉर्ज को नीतीश ने एमपी के एक टिकट के लिए तरसा कर रख दिया और बाद में पार्टी से निकाल बाहर भी कर दिया। मजेदार है ना। हिंदुस्तान की राजनीति में धोखों, साजिशों और खुदगर्जी के खेल चलते रहे हैं और आज भी हैं। रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने पासवान के बेटे यानी अपने भतीजे चिराग पासवान को पार्टी में खोटा सिक्का साबित कर दिया, जबकि सच्चाई यही है कि रामविलास पासवान की राजनीति और उनके एनडीए के साथ गठबंधन के चलते ही पशुपति पारस या वो 4 सांसद जीत कर आए जो आज चिराग के खिलाफ एक गुट बनाकर खड़े हैं। लेकिन घर में घात ऐसे नहीं लगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने लोगों को मुस्तैद कर रखा था। ऑपरेशन जारी था, बस उसके अंजाम तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। नीतीश को चिराग से उसी नुकसान का बदला लेना था जो चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 28-30 उम्मीदवारों को हराकर नीतीश को दिया था। ऑपरेशन पर 2 लोग लगे थे, नीतीश कुमार के बेहद खास और मुंगेर से सांसद ललन सिंह और पशुपति पारस के ममेरे भाई और जेडीयू के नेता भी हैं और बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष भी हैं महेश्वर हजारी। ये दोनों लोग दिल्ली में लगातार कैंप कर रहे थे और पशुपति पारस के संपर्क में थे। अब सवाल यह है कि नीतीश कैंप को पशुपति पारस के टूटने का भरोसा कैसे था। उसका कारण था। दरअसल हुआ यह कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पशुपति पारस ने एक रोज नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर दी। यह बात चिराग को तनिक भी पसंद नहीं आई और उन्होंने चाचा को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि यहां तक कह दिया कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर आपको पार्टी से चलता करना पड़ेगा। पशुपति पारस को यह बात अंदर तक चुभ गई। उनको लगा कि बड़े भाई जब तक थे कभी इस तरह की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन अब ये सुनना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने चिराग से कहा कि समझ लो भाई कि अब तुम्हारा चाचा तुम्हारे लिए मर गया। इसके बाद बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग ने पशुपति पारस और अपने चचेरे भाई प्रिंस को पूछा तक नहीं। यह बात दोनों को चुभती रही। घाव ताजा है और गहरा है, इसकी खबर नीतीश कुमार कैंप को थी। सूरजभान सिंह एलजेपी के दबंग नेता हैं और उनके ही भाई हैं नवादा से सांसद चंदन सिंह। सूरजभान पर ललन सिंह ने काम करना शुरू कर दिया।
दोनों चूंकि भूमिहार हैं, इसलिए एक एंगल यह भी काम कर रहा था। ऊपर से जब एनडीए में मुंगेर की सीट जेडीयू को गई और उसने ललन सिंह को वहां से खड़ा किया, इस सीट पर पहले से सूरजभान की पत्नी सांसद थीं, उन्होंने सीट छोड़ दी। अंदर खाने की खबर यह है कि ललन सिंह ने सूरजभान को यह समझा दिया कि नुकसान ना आपका है और ना ही पार्टी का, बस चिराग को मटियामेट करना है। बिहार में नीतीश की सरकार है और चिराग के पास एक भी विधायक नहीं है। सूरजभान को यह बात पता थी, इसलिए उनको लगा कि सौदा फायदे का है। जब सूरजभान राजी हुए तो फिर चंदन सिंह जो भाई उनके थे, उनको राजी होना ही था। चंदन सिंह सूरजभान के चहेते हैं और वे भाई की बात रत्ती भर भी इधर उधर नहीं काट सकते। ऊपर से जब वे बीमार थे तो नीतीश कुमार ने अपनी देखरेख में उनका इलाज करवाया और नीतीश का नशा चंदन सिंह पर सवार हो गया। वो उनके मुरीद से हो गए। राजनीति में यह खेल भी चलता रहता है। पशुपति पारस पर महेश्वर हजारी लगे हुए थे। ललन सिंह वैसे बात कर रहे थे, लेकिन रोज रोज का समझाना पढ़ाना हजारी ही कर रहे थे। इसका कारण यह था कि पशुपति और महेश्वर हजारी ममेरे भाई हैं, तो बचपन से एक अपनापा है दोनों के बीच में। करीबी लोगों की माने तो महेश्वर पशुपति को बार बार ये कह रहे थे कि तुम यहाँ रहकर आखिर कर क्या लोगे, अब तुम्हारी सुनी जाती नहीं है और एक दिन पार्टी से निकाल भी दिए जाओगे। यही बात प्रिंस राज से भी कही गई। प्रिंस की माँ और पशुपति की पत्नी सगी बहनें हैं, यानी कि पशुपति प्रिंस के चचा तो हैं ही, मौसा भी हैं। घर में माँ और मौसी कि प्रिंस ज्यादा सुनेंगे, यह बात आप मान सकते हैं और चिराग के मुकाबले तो कम से कम जरूर मानेंगे ही। ऊपर से एक लड़की के छेड़छाड़ के मामले को लेकर चिराग पहले से ही प्रिंस को हड़का रहे थे। मन उनका भी बिटका हुआ था, बस बात समय की थी। अगर ठीक है तो प्यादे बैठते चले गए। वैशाली से एलजेपी सांसद वीणा देवी के साथ भी ऐसा ही था। उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह लंबे समय से जेडीयू में थे, लेकिन नीतीश ने उन्हें निकाल दिया था। मौके पर चौका लगाने वाली बात थी। नीतीश कैंप ने वीणा देवी से कहा कि आप चिराग को छोड़कर पशुपति के साइड हो जाइए, आपके पति का ख्याल हम लोग रख लेंगे। सो वो अपना फायदा देखकर पाला बदल गई। अब रहे चौधरी महबूब अली कैसर, तो उनको भी मनाने का जिम्मा महेश्वर हजारी के पास था। महबूब कांग्रेसी नेता रहे हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन 2019 में जब उनके टिकट का पेच फंसा तो नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से कहकर उनको टिकट दिलवाया। इस एहसान का बोझ कैसर पर था और एहसास इसका करवाया भी गया, लिहाजा उन्होंने भी हामी भर दी। जब सभी 5 सांसद तैयार हो गए तो फिर चिराग को संसदीय दल के नेता पद से हटाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू हो गई और वो चल भी रही है। पार्टी का जो संविधान कहता है और उस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 2019 में हुआ था और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, इस जिम्मेदारी के तहत आज भी मैं लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूं और पार्टी की पूरी जिम्मेदारी और पार्टी की पूरी कार्यकारिणी मजबूती से हम लोग एक साथ लोक जनशक्ति पार्टी के नाम के तले हमारे चुनाव चिन्ह के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी में संविधान है, देश संविधान से चलता है। देश का जो संविधान है उसके तहत लोकसभा, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ कि असली लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस, इसको काट सकते हैं क्या? कुल मिलाकर चिराग को फौरी तौर पर जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा दिया गया। वे परेशान हैं और पार्टी को अपने कब्जे में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। चाचा और भतीजे की ऐसी लड़ाई अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच हुई थी और वह भी पार्टी पर कब्जे को लेकर थी। जिस मुलायम सिंह के साये में समूचा खानदान अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहा, उन्हीं के बेटे अखिलेश के खिलाफ खड़ा हो गए शिवपाल और उन्होंने लंबा संग्राम चलाया। आपको याद दिला दूं, अगर ना याद हो तो, कि यादव फैमिली में घमासान पहली बार सितंबर 2016 में सबके सामने आया था। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब दीपक सिंघल को मुख्य सचिव से हटाकर राहुल भटनागर को कुर्सी दे दी थी। शाम को समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया और शिवपाल सिंह यादव को कमान सौंप दी, छोटे भाई को सौंप दी, बेटे को हटा दिया। शहमात का खेल देर रात तक चला और आखिर में अखिलेश ने बतौर मुख्यमंत्री शिवपाल यादव को सौंपे सिंचाई, लोक निर्माण, सहकारिता और राजस्व जैसे अहम महकमे जो थे वो ले लिए और सरकार से उनको हटा दिया।
यूपी में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में सत्ता के लिए सियासी संग्राम उस समय सार्वजनिक हो गया जब सीएम अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज्य मंत्री राजकिशोर सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। बाद में शिवपाल सिंह यादव से लोक निर्माण विभाग भी ले लिया। इसके बाद चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई तेज हो गई। यह लड़ाई 2017 के विधानसभा चुनाव तक लगातार चलती रही और इसमें कई बार खतरनाक हालात बन गए। नतीजा ये हुआ कि पार्टी चुनाव हार गई। बाद में अखिलेश ने पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर समूचे संगठन पर कब्जा जमा लिया। आज चाचा भतीजे की उस दूरी को नहीं पाटा जा सकता और शिवपाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाकर चला रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि उनकी आज की हैसियत क्या है। राजनीति में हर कायदा फायदे के लिए तैयार किया जाता है। जाहिर है फायदा नहीं तो कोई कायदा नहीं। अभी जिस अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई का हम जिक्र कर रहे थे, उस दौरान की एक तस्वीर आपको याद होगी जब समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली फंक्शन में मुलायम सिंह के समधी हो चुके लालू प्रसाद यादव भी आए थे और अखिलेश शिवपाल का मेल मिलाप करवा रहे थे। लेकिन इस मंच पर खड़े मुलायम सिंह यादव भूले नहीं होंगे कि इसी लालू प्रसाद यादव ने उन्हें कभी पीएम नहीं बनने दिया था। 1996 में जब 13 दलों को मिलाकर के संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, तब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम आगे किया गया। उनसे दोबारा प्रधानमंत्री बनने को कहा गया, लेकिन वीपी सिंह ने ना कर दी और लगे हाथ उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम सुझा दिया। मगर सीपीएम का केरल जो काडर का धड़ा था, उसने ज्योति बसु के पीएम बनने के लिए अपनी सहमति नहीं दी। आखिरकार लालू प्रसाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवेगौड़ा को सामने लेकर के आए। कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार का अभी साल भी पूरा नहीं हुआ था कि कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने समर्थन वापस से दे दिया। सीताराम केसरी को देवेगौड़ा से दिक्कत थी। अगर कोई और पीएम हो तो समर्थन जारी रह सकता था, लिहाजा नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई। इसी समय रक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे मुलायम सिंह का नाम उछला, लेकिन मुलायम के नाम पर दो बड़े यादव नेता लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने विरोध जता दिया। इसके बाद गुजराल के नाम पर मुहर लगाई गई। यह बात देवेगौड़ा ने कही थी। बात देवेगौड़ा की चल रही है तो लालू यादव के साथ उनके झगड़े का जिक्र भी यहीं कर लेते हैं। राजनीति में दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये कि मैंने आपके लिए किया मगर आप एहसान फरामोश निकले, और दूसरा ये कि मैंने आपकी खातिर कुछ किया तो मेरे सारे गुनाहों पर आप पर्दा डालो। लालू के साथ भी यही मामला था। देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने में कोई दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव का हाथ रहा, लेकिन उन्हीं दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लालू के खिलाफ चारा घोटाला मामले में सीबीआई जांच चलने लगी थी। लालू को उम्मीद थी कि देवेगौड़ा उनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। पत्रकार संकर्षण ठाकुर की एक किताब है बंधु बिहारी, इसमें वे इस घटना का जिक्र करते हैं। संकर्षण लिखते हैं कि 1997 में पहली राउंड की पूछताछ के बाद लालू वापस से बाहर थे और वे प्रधानमंत्री को फोन लगाकर अपने तरीके से बात कर रहे थे। संकर्षण के मुताबिक लालू ने कहा कि यह सब अच्छा नहीं हो रहा है, जो आप करवा रहे हैं उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी करना है तो बीजेपी के खिलाफ करो, हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हो? लालू इतने पर रुके नहीं, उन्होंने आगे कहा कि ये इसलिए आपको मैंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, बहुत गलती किया मैंने कि आपको प्रधानमंत्री बनाया। संकर्षण ठाकुर अपनी किताब में लिखते हैं कि काफी देर तक सुनने के बाद देवेगौड़ा ने भी दो टूक जवाब दिया और कहा कि भारत सरकार और सीबीआई कोई जनता दल थोड़े है कि जो चाहे और जैसे चाहे भैंस की तरह हाँक दिया। आप पार्टी को भैंस की तरह चलाते हैं, मैं भारत सरकार चलाता हूं, यह बात समझ लीजिए। देवेगौड़ा का जवाब एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री का था और देश के प्रधानमंत्री पद की खातिर इतने खेल हुए हैं कि आपको यह साफ लग जाएगा कि राजनीति में रिश्ते और भरोसे सराय की तरह होते हैं, जब चाहो सामान समेट कर निकल जाओ। बहुत बेमुरव्वत और बेईमान होती है सत्ता की लड़ाई। एक वाकया सुनिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह के पीएम बनने का है ये। राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मामला उठाकर वीपी सिंह देश में हीरो बन गए थे। वैसे तो सबसे बड़ा दल 1989 के चुनाव में कांग्रेस ही थी, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से थर्ड फ्रंट की सरकार बनने की गुंजाइश पैदा हुई। चंद्रशेखर विश्वनाथ प्रताप सिंह को पीएम बनने देना नहीं चाहते थे और उन्होंने कह दिया था कि अगर संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा। वीपी सिंह चुनाव चाहते नहीं थे।
चंद्रशेखर इस बात के लिए तैयार थे कि हरियाणा के बुजुर्ग नेता चौधरी देवीलाल को पीएम अगर बना दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। ऐसे में उड़ीसा के दिग्गज नेता और आज के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पिता बीजू पटनायक ने एक स्क्रिप्ट तैयार की। उड़ीसा भवन के कमरा नंबर 301 में इस पटक कथा के बारे में वीपी सिंह, देवीलाल और अरुण नेहरू को पता था और वे सहमत भी थे। तारीख थी 1 दिसंबर 1989 और जगह थी संसद का सेंट्रल हॉल। मधु दंडवते संयुक्त मोर्चा के संसदीय दल के नेता का चुनाव करवा रहे थे। सबको हैरत इस बात पर हुई कि जिस आदमी की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, जिसके प्रधानमंत्री बनने की चर्चा है, वही खुद खड़ा होकर प्रधानमंत्री पद के लिए देवीलाल के नाम का प्रस्ताव कर रहा था। चंद्रशेखर अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। वे तुरंत देवीलाल के नाम का समर्थन कर बैठे। तभी देवीलाल उठे और मंच की तरफ जाने लगे। पहुंचने में 2-3 मिनट का टाइम लगा होगा। देवीलाल ने पहुंचकर पहले अपना समर्थन करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का धन्यवाद किया और फिर बोले, चुनाव परिणाम राजीव गांधी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नतीजा है और इसके सबसे बड़े पैरोकार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं। हरियाणा में जहां लोग मुझे ताऊ कहकर पुकारते हैं, मैं वहां ताऊ बनकर ही रहना चाहता हूं। देवीलाल ने कहा कि मैं इस पद के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित करता हूं। अभी देवीलाल बोलना बंद कर भी नहीं पाए थे कि अजीत सिंह ने चिल्लाकर उनके नाम का समर्थन कर दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री। बाद में चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखा, मैंने उसी समय कहा कि ये गलत है, मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद बीजू पटनायक और देवीलाल दोनों मेरे पास आए और बोले, आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए। मैंने कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ये मंजूर नहीं है। मुझे यह महसूस हुआ कि सरकार का प्रारंभ ही कपटपूर्ण ढंग से हुआ है। मधु दंडवते इस तरह की तिकड़म के साझेदार होंगे, इसका मुझे कभी विश्वास तक नहीं था। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने की भी दिलचस्प कहानियां हैं। कभी अरसद के किसी और एपिसोड में इसको सुनाऊंगा, चर्चा करूंगा। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने जुगत जुगाड़ किए, आप शंकर दयाल शर्मा को देखेंगे तो हैरत होगी कि उनके पास थाली में यह पद चला गया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी ने जो पहला संदेशा भेजा, वो उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को भेजा। लेकिन शर्मा जी ने यह कहते हुए हाथ जोड़ लिए कि भारत के प्रधानमंत्री को बहुत काम करना चाहिए और मेरी सेहत अभी साथ दे नहीं रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि किसी योग्य और सक्षम आदमी को यह जिम्मेदारी दी जाए। इसके बाद इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे पीएन हक्सर ने सोनिया गांधी को नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। खैर, जिस जुगत जुगाड़ से वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उसकी मियाद ज्यादा थी नहीं। वो 1 साल भी पूरा नहीं कर पाई। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले हुए थे और बिहार के समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने सरकार बनाई, जो 4 महीने ही चल पाई। लेकिन आज हम राजनीति में फायदे के जिस कायदे और भरोसे के नाम पर भीतरघात का जो गेम चलता है, उसकी बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जिस वीपी सिंह को देवीलाल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी गिफ्ट कर दी, उसी वीपी सिंह ने देवीलाल को कैबिनेट से बाहर कर दिया। लालू प्रसाद यादव की बायोग्राफी है गोपालगंज से रायसीना, माई पॉलिटिकल जर्नी। इसमें लालू कहते हैं कि सरकार बनने के कुछ महीनों के भीतर ही सत्ता के 2 केंद्र बन गए थे, एक प्रधानमंत्री की और दूसरी उप प्रधानमंत्री की। लालू वैसे तो तब देवीलाल के कैंप में थे, लेकिन जब उन्हें सरकार गिरने का अंदेशा हुआ तो खुद ही वीपी सिंह से मिले और देवीलाल की साजिशों के बारे में बता दिया। लालू के मुताबिक मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की सलाह वीपी सिंह को उन्होंने ही दी थी। लालू यादव ने मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए वीपी सिंह को कहा था, मैं तयशुदा तौर पर तो यह नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि देवीलाल के खेमे के मजबूत होने के डर से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। यह उनके एजेंडे में पहले नहीं था। सत्ता पाने के बाद पूरा कलेवर ही बदल जाता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यहां देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वे 2 बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे। एक बार 1964 में जब पंडित नेहरू के निधन के समय कांग्रेस ने मोरारजी की जगह लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया था, और दूसरी दफा लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद 1966 में जब इंदिरा गांधी को आगे कर दिया गया और कमान दे दी गई। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी और ये तय हो रहा था कि इसको कौन चलाएगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसको लेकर 3 नाम सामने थे, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह।
यानी मुरारजी अपने जीवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की रेस में थे। पार्टी के अंदर जगजीवन राम का समर्थन सबसे ज्यादा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि संसद में इमरजेंसी का प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से जगजीवन राम ने ही रखा था। इसलिए ऐसा आदमी प्रधानमंत्री कैसे हो सकता था, ये एक सवाल था। मामला जेपी के पास था और जेपी के कहने पर ही जनसंघ के नेता भी मुरारजी के नाम पर तैयार हो गए। कुल मिलाकर के जयप्रकाश नारायण ने मुरारजी देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनवाया। अब आगे के सुनिए। सरकार तो बन गई जनता पार्टी की, लेकिन जेपी इस बात से दुखी रहने लगे कि एक बड़े आंदोलन के जरिए इंदिरा सरकार को हटाकर जो नई सरकार आई वो जनता के सोचने की बजाय सत्ता की लड़ाई में फंस गई। चौधरी चरण सिंह और मुरारजी का टकराव चल रहा था। इसी दौरान जेपी की तबीयत बिगड़ी। वे पटना में थे। अपने दौरे के अपने समय के महान पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक रोज मुरारजी के पास जाकर कहा कि आपको जेपी की तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। इस पर मुरारजी ने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं मिलूं? मैं महात्मा गांधी को कभी देखने गया ही नहीं, जेपी क्या चीज है? यह बात कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बिटवीन द लाइन्स में लिखी है। ये होता है सत्ता का अहंकार और मतलब परस्ती की इंतहा। राजनेता जिधर है वो अपनी नीति और नियत को वहां के लिए फिट साबित कर लेगा। मसलन शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस छोड़ दी, नई पार्टी बनाई एनसीपी। लेकिन संयोग देखिए कि अगले ही साल यानी कि 2000 में महाराष्ट्र में कांग्रेस की साझा सरकार में पवार की पार्टी शामिल हो गई। बाद में मनमोहन सिंह सरकार के दोनों टर्म में पवार उनके यहाँ मंत्री रहे। आज रामविलास पासवान की पार्टी की स्थिति जिस नीतीश कुमार के कारण है, उन्हीं नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल मेंटोर जॉर्ज फर्नांडिस को ही रद्दी की टोकरी जैसा बना दिया था। अगर जॉर्ज नहीं होते तो वाजपेयी के एनडीए के साथ गठबंधन नहीं होता। अगर गठबंधन नहीं होता तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनते। जॉर्ज ने हर हद पार कर नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया, सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन जिस पार्टी को जॉर्ज ने बनाया उसी पार्टी के अध्यक्ष थे नीतीश कुमार ने 2007 में जॉर्ज को हटा दिया। डेढ़ साल पहले अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करने वाले शरद यादव अध्यक्ष बना दिए गए। बात इतनी ही नहीं रही। जॉर्ज 2009 का लोकसभा चुनाव मुजफ्फरपुर से लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने उनको टिकट नहीं दिया। जयनारायण निषाद को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया, उनको मैदान में उतारा गया। जॉर्ज निर्दलीय लड़े और हार गए। जिस मुजफ्फरपुर से वो 6 बार सांसद थे, वहां से वो अपनी आखिरी लड़ाई हार गए थे। ये ठीक है कि बाद में किरकिरी हुई तो जॉर्ज को राज्यसभा से भेज दिया गया, लेकिन कहने वाले कहते रहे कि जो आदमी लोकसभा के लायक नहीं समझा गया उसको राज्यसभा आखिर भेजने का मतलब क्या था। नीतीश कुमार ने वैसे बाद में शरद यादव को भी चलता कर दिया और आज खुद पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही। सियासत यही है और ऐसी घटनाओं उदाहरणों से पटी पड़ी है। यहाँ नीति, नैतिकता, नीयत सब इस बात पर तय होते हैं कि सत्ता तक जाने के लिए क्या करना है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चिराग के रहते मोदी कैबिनेट में आने की गुंजाइश नहीं बना पाती। अब वो उम्मीद रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने भाई के सारे किए और भतीजे के हक की अगर हत्या ही कर दी तो क्या गलत है? राजनीति यही तो है, सत्ता का खेल इसी को तो कहते हैं। 68 में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले हफ्ते फिर होगी। मुद्दा कोई नया होगा, मसला कोई नया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।